जोहार सभी को। मैं रेणु कुमारी, आप सबका इस नए वीडियो पर स्वागत है। मैं पढ़ाने वाली हूँ बादल को घिरते देखा है। यह पाठ जो है कक्षा 11वीं का हिंदी इलेक्टिव ऐच्छिक नागार्जुन द्वारा रचित कविता है। यह चूँकि बहुत लंबी कविता है, इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो में इस पूरे पाठ को समझाने का प्रयास कर रही हूँ, ताकि आप अच्छे से इस पाठ को समझ सकें और फिर कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता आपको ना पड़े। हम जो पढ़ने वाले हैं आज इसमें वो है नागार्जुन द्वारा रचित बादल को घिरते देखा है। लेकिन नागार्जुन कवि ने यहाँ पर अपनी कविता में मेघदूतम जो कालिदास द्वारा रचित है, इस प्रसंग का भी वर्णन इन्होंने अपने काव्य में किया है। तो कालिदास ने मेघदूतम में क्या लिखा है, उस कहानी का भी जिक्र इस वीडियो में मैं करने वाली हूँ और उस कहानी को भी संक्षेप में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, क्योंकि ये जो पाठ हम लोग पढ़ने वाले हैं, कहाँ गया धनपति कुबेर वह, ये कुबेर कौन है, अलका कौन है, यक्ष कौन है और उन्होंने मेघ को दूत क्यों बनाया, ये भी हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बहुत ही रुचिकर होने वाला है यह पाठ। तो आप सभी से आग्रह होगा कि आप अंत तक बने रहे और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का यह पाठ बादल को घिरते देखा है। सबसे पहले यहाँ पर जो कहा गया है कि कहाँ गया धनपति कुबेर वह, यहाँ पर धनपति कुबेर का जिक्र आया है ना। एक बार मैं इसको पढ़ ले रही हूँ, उसके बाद मैं एक वाक्य का अर्थ मैं बताते जाऊंगी। और ये जो कुबेर, अलका, कालिदास, गंगाजल, ये जो है और मेघदूत, इस क्यों ये शब्द आया है और ये जो यहाँ पर वर्णन किए हैं नागार्जुन कवि ने, क्यों किए हैं, ये भी हम लोग इसमें जानने वाले हैं। तो कहाँ गया धनपति कुबेर का, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास का, व्योम प्रवाही गंगा जल का, ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया में, बरस पड़ा होगा ना यहीं पर, जाने दो वह कवि कल्पित। तो यहाँ पर जो धनपति आया है, अलका आया है, इसके विषय में मैं थोड़ा सा कहानी बताना चाहूँगी, क्योंकि अगर वो कहानी को आप नहीं समझेंगे तो फिर ये भी व्याख्या आप नहीं समझ पाएंगे। तो मैं अभी जो बताने वाली हूँ ये कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम की कहानी है, कथा है। इसको ध्यान से सुनिएगा। और आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पूछता है कि ये कालिदास कौन है, मेघदूतम किनकी रचना है ना, तो ये पूछता है। इसलिए ध्यान से आप समझिएगा और सुनने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास करिएगा जो मैं अभी बताने जा रही हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है जिसको मैं अभी बता रही हूँ। तो ये कथा जो है कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम की कहानी है। किसकी है? मेघदूतम। ये संस्कृत रचना है जिसको लिखे हैं कालिदास ने, ठीक है। तो मेघदूतम में होता क्या है, उसमें कथा जो है उसको संक्षेप में मैं बता रही हूँ। यहाँ पर धन के पति यानी कि कुबेर, धन के स्वामी कौन है, धन के देवता कौन है, कुबेर है ना। और ये जो कुबेर महाराज हैं, जो धन के देवता हैं, है ना, खजाने के देवता जो हैं, पूरे संपत्ति के जो देवता धन के कुबेर हैं, इनका जो राज्य था वो अलकापुरी था, है ना। कहाँ है? अलकापुरी। ये अलकापुरी उत्तराखंड, आपको अभी भी ये जगह मिलेगी आपको, अलकापुरी के नाम से अभी भी वो जगह है, ठीक है। तो धन के पति यानी कि धन के जो राजा हैं, धन के जो स्वामी हैं, वो है कुबेर। और कुबेर एक राजा थे और ये राजा अलकापुरी राज्य के राजा थे, ठीक है। अब ये राजा थे तो वहाँ पर यक्षसी बहुत सारे रहते थे। तो एक जोड़ा था, पति पत्नी का जोड़ा था, यक्ष और यक्षसी का, है ना, यक्ष और यक्षसी का, ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
काम में लापरवाही करता है, जिस वजह से राजा कुबेर जो हैं उनको 1 साल के लिए देश निकाला दे देते हैं, यानी कि अपने राज्य से 1 साल के लिए निष्कासित कर देते हैं। उनको वहाँ रहना मनाही हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने काम में लापरवाही किया था। इसलिए यक्ष को राजा जो थे कुबेर, वो 1 साल के लिए देश निकाला दे देते हैं, यानी कि अपने राज्य से उनको निष्कासित कर देते हैं। यक्ष वहाँ से अपनी पत्नी को, अपनी प्रिय पत्नी को, है ना, वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, तो वो अपनी पत्नी को छोड़ करके वो दक्षिण दिशा में एक रामगिरी पर्वत है, वहाँ ये चले जाते हैं और पूरे तन्हाई में, अकेले में अपना जीवन गुजारते हैं। लेकिन जैसे ही आषाढ़ महीना का, है ना, हिंदी का आषाढ़ जो माह है, उस माह के प्रथम दिन ही अपनी प्रेयसी की इनको याद बहुत ज़्यादा आने लगती है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 1 साल के लिए इनको निष्कासित कर देते हैं राजा कुबेर, तो ये रामगिरी पर्वत जो दक्षिण दिशा में है, वहाँ ये चले जाते हैं और अकेले अपना जीवन यापन वहाँ करते हैं। गर्मी की ऋतु तो समाप्त हो गई, लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु आरंभ होती है, यानी कि आषाढ़ का प्रथम दिवस ही इनको अपनी पत्नी का बहुत याद आती है ना, इनको बहुत अपनी पत्नी की याद सताने लगती है। तो ये निश्चय करता है कि वो अपने पत्नी के पास जो संदेश है, प्रेम भरा जो संदेश है, वो पहुंचाएगा। लेकिन कैसे पहुंचाएगा? क्योंकि 1 साल के लिए तो उनको अलकापुरी जाना है नहीं, तो वो जाएगा कैसे? तो इसीलिए वो एक संदेशवाहक ढूंढता है, संदेश पहुंचाने के लिए एक दूत ढूंढता है। क्योंकि मैं अभी ही कहानी में बताई कि वो अकेले अपना जीवन यापन करता है पहाड़ी इलाकों में, रामगिरी पर्वत पर, तो उनको कोई संदेशवाहक भी नहीं मिलता है, कोई संदेश पहुंचाने वाला दूत भी नहीं मिलता है। और इसीलिए इन्होंने एक तरकीब सोची कि क्यों ना मैं मेघ को ही दूत बनाकर भेज दूँ। और इसीलिए ये मेघ से अभ्यर्थना करते हैं, यानी कि प्रार्थना करते हैं, और मेघ को दूत बनाकर अपनी प्रेयसी यानी अपनी प्रेमिका, अपनी प्यारी पत्नी के पास संदेश भेजते हैं। ठीक है, आप इतना ही कहानी को समझिए, है ना। और ये सारा वर्णन किन्होंने कालिदास ने अपनी रचना मेघदूत में वर्णन किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सवाल है कि नागार्जुन ने आखिर इस कहानी का जिक्र अपनी कविता में किया क्यों? इसलिए किया क्योंकि अलकापुरी जो है उत्तराखंड में है ना, और ये जिस पहाड़ी इलाकों की बात कवि ने यहाँ पर किया है, नागार्जुन ने बादल को घिरते देखा है, पहाड़ी इलाकों का वर्णन है, तो इसीलिए यहाँ पर उन्होंने कहा कि आखिर कालिदास ने यहीं पर तो, यानी कि अलकापुरी जो वहीं पर सटा हुआ है, उसी आसपास का क्षेत्र है, तो आखिर यही अलकापुरी का वर्णन उन्होंने किया है। तो धन का पति कहाँ है? यानी कि जिक्र किया है कालिदास ने मेघदूतम में अलकापुरी का, यक्ष का और धन के कुबेर का जिक्र किया है, तो आखिर वो सब हैं कहाँ? जिस स्थान का जिक्र किया है उस स्थान पर बहुत ढूंढते हैं कवि, लेकिन कहीं पर किसी का कोई पता नहीं चलता है। तब कहते हैं जाने दो, वो कवि की कल्पना रही होगी, इसीलिए वो उस बात को फिर हटा देते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी ये कहानी, ऐसी आशा करती हूँ। और अब हम लोग चलते हैं नागार्जुन कवि के कविता में कि आखिर इन्होंने क्यों ढूंढा धनपति के कुबेर और क्यों ढूंढा उन्हें अलकापुरी और क्यों नहीं मिला, इसका भी इस प्रश्न का उत्तर भी उन्होंने खुद ही इस कविता में दिया है। सबसे पहले कहाँ गया धनपति कुबेर पर? आखिर अलकापुरी में जो राजा थे धन के स्वामी कुबेर, तो कुबेर को तो कोई ना कोई निशानी तो रहना चाहिए ना, क्योंकि कालिदास ने मेघदूत में वर्णन किया है, तो वर्णन किया है तो उसका कोई तो साक्ष्य मिलना चाहिए, कोई तो सबूत मिलना चाहिए कि हाँ यहाँ पर धन के पति कुबेर का राज्य था। तो कहाँ गया? हमें तो दिखाई नहीं दे रही है। तो इसलिए सवाल करते हैं कि धन के जो पति कुबेर राजा थे वो कहाँ है? वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। फिर कहते हैं कहाँ गई उसकी वो अलका यानी कि अलकापुरी जगह का है, जिस जगह के वो राजा थे, जिस राज्य के वो राजा थे, तो ना तो हमें राजा दिखाई दे रहा है और ना ही तो हमें उसका जो राज्य था अलकापुरी वो भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ना तो राज्य दिखाई दे रहा है और ना ही राजा दिखाई दे रहा है। नहीं ठिकाना
कवि का भी कहीं पता नहीं चल रहा है, कहीं ठिकाना नहीं चल रहा है पता कि आखिर कालिदास है कहाँ। उनका भी तो कोई सबूत मिलना चाहिए, तो कुछ भी उनको मिल नहीं रहा है। फिर कहते हैं व्योम प्रवाही गंगा जल का। कालिदास ने जिक्र किया है मेघदूतम में कि आकाश मार्ग से होते हुए गंगा जल धरती पर आई है। तो कहाँ गई, कहाँ है वो जगह जहाँ गंगा जल प्रवाहित हुई थी? तो ना तो मुझे कालिदास दिख रहे हैं, ना तो मुझे उनकी कथा के जो धन के राजा स्वामी कुबेर हैं वो दिख रहे हैं, ना तो उनकी अलकापुरी राज्य दिखाई दे रही है, और ना ही मुझे जो आकाश मार्ग से होकर के पवित्र गंगा का जल प्रवाहित हुआ है वो भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। फिर कहते हैं ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या। ये बहुत ढूंढते हैं, किसको ढूंढ रहे हैं? धन के पति कुबेर को, उनका राज्य अलकापुरी को, कालिदास को, और जो आकाश मार्ग से होते हुए धरती पर जो पवित्र गंगा बही है उनको भी ढूंढ रहे हैं। लेकिन बहुत ढूंढ रहे हैं, इधर उधर खूब ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं भी उनका कोई ठिकाना पता नहीं चलता है। किसी का भी कोई सुराग, कोई भी साक्ष्य, कोई भी सबूत कवि नागार्जुन को नहीं मिल पाता है। मेघदूत का कहीं पता नहीं पर, और मेघदूत यानी कि यही मेघदूत को यहीं पर भेजे थे ना, रामगिरी पर्वत से उन्होंने मेघ को दूत बनाकर अलकापुरी भेजा था। तो आखिर मेघदूत आया होगा ना, दूत बनकर मेघ यानी कि बादल आया होगा ना अलकापुरी में, उनकी प्रेमिका के पास वर्षा होगा, गरजा होगा। तो ना तो मेघदूत का पता कहीं चल रहा, आखिर मेघदूत यहाँ आया तो गया कहाँ है, कहाँ वो? तो मेघदूत का भी कहीं पता नहीं चल रहा है। कौन बताए वह छाया में, यानी कि मेघदूत यहाँ आए होंगे, यहाँ बरसे होंगे, तो कौन मुझे बताएगा कि मेघदूत कहाँ है, कालिदास कहाँ है, धन के पति कुबेर कहाँ है, अलकापुरी कहाँ है, और कालिदास कहाँ है, और जो आकाश मार्ग से होते हुए गंगा नदी प्रवाहित हुई है वो कहाँ है? सब में क्वेश्चन मार्क लग गया है, सब में क्वेश्चन मार्क है, कहीं किसी का कोई पता नहीं चल रहा है। बहुत ढूंढते हैं कवि नागार्जुन कि कोई तो सुराग मिल जाए जिसका वर्णन कालिदास ने अपने मेघदूत में किया है, लेकिन कोई भी सुराग, कोई भी सबूत कवि नागार्जुन को नहीं मिल पाता है। बरस पड़ा होगा ना यहीं पर। फिर कहते हैं आखिर मेघ को जो दूत बनाकर कालिदास ने भेजा था अलकापुरी, तो अलकापुरी वो आया होगा ना, आके वो बरसा होगा, गरजा होगा, बहुत बरस पड़ा होगा, तभी तो उनकी प्रेमिका जानी होगी कि यक्ष ने ये दूत बनाकर मेघ को भेजा है। तो आखिर कहाँ है? ना बारिश दिखाई दे रहा है, ना तो बादल दिखाई दे रहा है। तो आखिर हम जिसको दूत बनाकर जहाँ भेजे हैं वहाँ वो तो गया है ना, ये तो पता है कि गया है वहाँ, तो आखिर है कहाँ? वो तो दिखाई नहीं दे रहा है। जाने तो वह कवि कल्पित था। कवि कल्पित मतलब कवि की कल्पना रही होगी, कवि ने कल्पना करके क्या किया होगा, लिखा होगा मेघदूतम, और इसीलिए मुझे कोई भी सुराग नहीं मिल रहा है, कोई भी सबूत नहीं मिल रहा है। किसका सबूत? कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम में जो भी पात्र थे उन सारे पात्रों का कोई भी सबूत नागार्जुन कवि को नहीं मिल पाता है, और इसीलिए लास्ट में वो डिसीजन लेते हैं, लास्ट में ये सोचते हैं कि जाने दो, वो कवि की कल्पना रही होगी, वो मन का सोच रहा होगा। कालिदास जो कवि थे उनकी सोच रही होगी, उन्होंने कल्पना करके ये सारी कहानी को लिखा होगा, इसीलिए मुझे कोई भी सुराग या कोई भी सबूत नहीं मिल रहा है। ठीक है, आगे देखिए इधर, मैंने तो भीषण जाड़ों में, यानी कि भीषण यानी कि भयंकर जाड़ों में, है ना, भीषण यानी कि भयंकर जाड़ों में, ठीक है, भयंकर का अर्थ होगा बहुत अधिक, है ना, और जाड़ मतलब सर्दी, ठंडा मौसम। ठीक है, अब वर्षा ऋतु से कहाँ पहुँच गए हम लोग? वर्षा ऋतु से हम लोग सर्दी के ऋतु में पहुँच गए, यानी कि जाड़े की ऋतु में पहुँच गए हम लोग। ठीक है, तो मैंने तो भीषण जाड़ों में, यानी कि कवि ने यह कहा है, अब ये खत्म हो गया, ठीक है ना, कालिदास द्वारा जो रचित था मेघदूतम, उसकी कहानी यहाँ पर खत्म हो गई। अब यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर जो कविता है, ये कवि वापस आ जाते हैं, क्योंकि वो सारा कुछ खोजे, नहीं ढूंढ पाए, नहीं मिला उनको, तो फिर छोड़ दिए कि चलो ये क्या था, कवि की कल्पना रही है ना। अब
जाड़ों में, यानी कि जाड़े का जो मौसम है। तो मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से भयंकर जाड़ में या भयंकर सर्दी में नभचुंबी कैलाश पर्वत पर, नभचुंबी यानी कि नभ को चूमने वाली, यानी कि आकाश को छूने वाली, कौन? कैलाश पर्वत। कैलाश कौन है? पर्वत है ना। तो ये कैलाश पर्वत की विशेषता है कि ये नभचुंबी है, यानी कि बहुत ऊंचा पर्वत है, इसलिए इसकी विशेषता में नभचुंबी कहा गया है। यानी कि नभ को, बादल को छूने वाला कैलाश पर्वत के शीर्ष पर, है ना, महामेघ को झंझाने से, महामेघ, महाजोड़ मेघ, यानी कि महा मतलब विशाल, मेघ मतलब बादल, तो विशाल बादल को झंझाने तूफानी हवा, झंझाने का अर्थ क्या होगा? तूफानी हवा। तो तूफानी हवा से गरज गरज कर भिड़ते, यानी कि संघर्ष करते देखा है। अब इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं, है ना। अब यहां पर देखिए, चित्र के माध्यम से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे और आप समझ पाओगे इसको बहुत अच्छे से। मान लीजिए ये कैलाश पर्वत है। कौन सा पर्वत है? कैलाश पर्वत है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या है? बादल है। सबको पता है कि इसके ऊपर क्या है? बादल, है ना। तो इस कैलाश पर्वत को क्या कहा गया है? गगनचुंबी, है ना। कैलाश पर्वत को क्या कहा गया है? गगनचुंबी। तो अब ये जो कैलाश पर्वत है, गगनचुंबी कैलाश पर्वत है, ये किस मौसम की बात हो रही है कवि के द्वारा? भयंकर ठंड के समय, है ना। बहुत अधिक ठंड रहती है दिसंबर जनवरी में, बहुत अधिक। तो इसी महीने में की बात हो रही है यहाँ पर कि जिस समय भयंकर ठंड होती है, उस भयंकर ठंड में मैंने स्वयं अपनी आंखों से नभचुंबी जो कैलाश पर्वत है, इसके शीर्ष पर, यानी कि इसके शीर्ष पर जो बादल है, बादल को क्या कहा गया? महामेघ, यानी कि विशाल बादल। इस विशाल बादल को तूफानी हवा से, यानी कि जो हवा चल रही है, इस तूफानी हवा से भिड़ते हुए देखा है। कैसे भिड़ते हुए? गरज गरज कर, क्योंकि बादल जो है बहुत गरजता है बरसने से पहले। तो और हम देखते हैं कि हवा, आंधी तूफान भी बहुत अधिक चलता है। तो इसीलिए यहाँ पर कवि ने कहा है कि भयंकर ठंड में मैंने खुद अपनी आंखों से भयंकर ठंड में नभचुंबी कैलाश पर्वत के ऊपर, है ना, नभचुंबी कैलाश पर्वत के ऊपर मतलब विशाल बादल और तूफानी हवा दोनों को आपस में गरज गरज कर भिड़ते हुए देखा है। यानी कि दोनों जो है आपस में टकराते हैं, आपस में लड़ते हैं और आपस में संघर्ष करते हैं। ये सब होते हुए मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है। ये सारा जो दृश्य हो रहा है कैलाश पर्वत के ऊपर, कैलाश पर्वत के ऊपर क्या हो रहा है? जो विशाल बादल है और जो तूफानी हवा है, ये दोनों, एक विशाल बादल है और एक तूफानी हवा है, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? टकरा रहे हैं। दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? टकरा रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, दोनों भिड़ रहे हैं। और ये सब होते हुए कवि ने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। इस प्रकार से कवि ने बादल को घेरते हुए देखा है। तो ये जो दृश्य है बहुत ही आनंदित करने वाला दृश्य है, बहुत ही आकर्षित करने वाला ये दृश्य है, ठीक है। ये तो हो गया व्याख्या। अब हम लोग देखते हैं इसका विशेष, है ना, कि कौन कौन सा अलंकार यहाँ प्रयोग हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे कवि कल्पित। ये कवि कल्पित जो है वो अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि क वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद गरज गरज, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है, तो इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और इस तरह से भाषा जो यहाँ है वो खड़ी बोली में है, तत्सम प्रधान शब्दों का प्रयोग किया गया है, छंद मुक्त कविता है। और यहाँ पर बादलों के उमड़ने घुमड़ने
का जो दृश्य है, मनमोहक दृश्य है, यानी कि एक लाइन में हम कहें तो प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो ये है विशेष। नेक्स्ट वीडियो में जो लास्ट बच रहा है इस पाठ का कविता, उसका हम लोग सप्रश्न व्याख्या करेंगे, जानेंगे कि किन्नर किन्नरियाँ जो होते हैं वो किस प्रकार से प्रकृति के चीज़ों से ही अपने आप का सौंदर्य, अपने आप का जो सौंदर्य है, जो सज धज रहे हैं, वो कैसे सज रहे हैं, कैसे अपना सौंदर्य बढ़ा रहे हैं, अपनी शोभा बढ़ा रहे हैं, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।